क्लास 10 o'clock से है। ठीक है, एक्चुअल में क्लास आज 10 o'clock से है। देखो बच्चा, मैं बता रहा हूँ। देखो, फ्रेंडलिस ने क्या बताया था, एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 1/, ये बोला था ना। तो इसने ये भी बोला था कि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है कितने लेयर तक के होंगे, 3 लेयर तक। कितने लेयर, 3 लेयर। ठीक है, इसने क्या किया, एक्सप्लेन नहीं किया किस तरह से होंगे, थ्योरेटिकल कोई इन्होंने प्रूफ नहीं किया किस तरह से होंगे। ठीक है, लेकिन लैंडलिस ने उसने क्या किया कि के को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा से, सॉरी, इवेपोरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा से रिलेट किया, है ना। थीटा क्या था, सरफेस एरिया फ्रैक्शनल ऑफ सरफेस एरिया जहां पे इवेपोरेशन हो रहा है। फ्रैक्शनल ऑफ सरफेस एरिया जहां पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। ठीक है, मतलब इवेपोरेटेड फ्रैक्शनल एरिया, है ना। तो उसने क्या किया, सरफेस के बारे में बताया उसने, इन डेप्थ, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोलेयर। और इसमें क्या बोल दिए, मल्टी लेयर, क्योंकि इसने क्या बोला, 3 लेयर था। 3 लेयर क्या होता है, मल्टी लेयर। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। फर्नलीज वाले क्या होंगे, मल्टी लेयर, और लैंग्वेज वाले में मोनोलेयर। ठीक है, दोनों किसको बताता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में प्रेशर के बारे में, कोई चीज प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या, केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं ना। इसलिए वो प्रेशर के बारे में, मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, एक्स बाय एम जो हमने बताया था वो केवल केवल किस पे था, फिजिकल एडजॉर्प्शन वाला। ठीक है, तो चलो
तो ये सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लगभग हो गए। चलो स्टार्ट करते, 10:05 हो गए। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? आप लोग स्टार्ट किया था। हाँ, आप लोग मॉड्यूल निकाल लोगे और एनसीईआरटी होंगे तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़े थे कैटलिस्ट के लिए मैकेनिज्म। एनसीईआरटी में क्या था? कैटलिस्ट, उसके मैकेनिज्म दिए हुए थे, है ना। तो देखो कैटलिस्ट ने हम लोग आप लोगों को कल डिफिनेशन बताया था कि कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट बताए थे। नहीं नहीं ना, तो लिखोगे कितने तरह के? 2 तरह के, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। अकॉर्डिंग टू रेट लिखोगे, अकॉर्डिंग टू रेट इट इज 2 टाइप। अकॉर्डिंग टू रेट इट इज 2 टाइप। कौन कौन? पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट आपके इसमें कैटलिस्ट लिखा है, ST होगा कैटलिस्ट, ठीक है, लिख लेना। पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट में क्या लिखोगे? क्या होगा इसमें बच्चे? रेट क्या होगा? इंक्रीज। तो लिखोगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, when rate of reaction increases, when rate of reaction increases, then it is called positive catalyst. Then it is called positive catalyst. When rate of reaction increases, then it is called पॉजिटिव कैटलिस्ट। जनरली क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होते हैं कैटलिस्ट को यूज करने के बाद, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि रेट डिक्रीज नहीं होते, रेट क्या होता है? डिक्रीज भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट लिखोगे इसमें, नेक्स्ट लिखोगे नेगेटिव कैटलिस्ट, नेक्स्ट लिखोगे नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा? इसमें लिख लोगे इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, then it is called negative catalyst. ठीक है ना। तो निगेटिव कैटलिस्ट में एक एग्जांपल कम से कम लिख लो, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, कोई भी एक एग्जांपल उठा करके लिख लो। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? जनरली जो भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग याद करो, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका H2NiPTPT है ना। H2NiPTPT जो है आपका, वो कौन सा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट ना, बोलो। क्योंकि विदाउट पीटी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगते हैं, जिसके कारण रिएक्शन नहीं होते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? H2Ni के
ले लेते हैं या पीटी ले लेते हैं या पीडी ले लेते हैं, तो क्या होता है उसका एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, निगेटिव कैटलिस्ट में लिख लोगे SO3 प्लस O2, यहाँ से क्या होगा 2Na2 SO4, यहाँ पे क्या यूज किया, अल्कोहल ना, यस अल्कोहल। ठीक है, इसमें एक और लिख लेना, एक और लिख लेना जो इम्पोर्टेंट है, और लिख लेना जो कि इम्पोर्टेंट है, टेट्रा मिथाइल, इसको लिख लेना बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है, टेट्रा मिथाइल लेड, TEL, टेट्रा मिथाइल लेड, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लो सब लोग, टेट्रा मिथाइल लेड सब लोग लिख लेना, क्योंकि इसमें एंटी नॉकिंग एजेंट है, इसका क्या बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, मैं आपको बता रहा हूँ एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है। माइक म्यूट कर लेना जिसका ऑन है। टेट्रा इथाइल है। हाँ बोलो, क्या बोले बच्चे, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल, ओ इथाइल लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, इसको क्या बोलते हैं लिखोगे, ये एंटी नॉकिंग रिएजेंट होता है। नॉकिंग रिएजेंट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी जस्ट, लिखोगे टेट्रा इथाइल लेड act as anti-knocking agent. Tetraethyl lead act as anti-knocking agent. Anti-knocking agent. In case of petrol, tetraethyl lead act as anti-knocking agent in the case of petrol. In the case of petrol, and it is act as negative catalyst. And it is act as negative catalyst. And it is act as negative catalyst. ठीक है, तो इसमें देखोगे एक्चुअल में जब आप बीटेक में जाओगे तो वहां पे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी तो उसमें आप लोग मशीन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मशीन क्या होता है, आवाजें क्या होता है कि जब वो चलता है तो उसमें क्या होता है आवाजें निकलती है, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उस आवाज को, उस साउंड को कम करने के लिए, ठीक है, प्लस उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं इन अ मशीन। ठीक है, तो नॉकिंग के जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटी नॉकिंग, मतलब उसके नॉकिंग को कम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, तो वहां पे इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये जितने भी मशीन यूज करते हैं उसमें हम लोग टेट्रा इथाइल लेड को यूज करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू
phase, according to phase, it is divided into two part. According to phase, it is divided into two part. कौन कौन? एक क्या होगा होमोजीनियस, दूसरा क्या होगा हेट्रोजीनियस ना, बोलो। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और हम लोग इसके पहले भी देख लिए थे इसको। अकॉर्डिंग टू क्या लिखा? फेज, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट लिखना होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट। दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट किसको बोलते हैं बच्चे? सुनोगे पहले, होमोजीनियस कैटलिस्ट किसको बोलते हैं सुनोगे। यहाँ पे जो आप रिएक्टेंट लगते हो, कैटलिस्ट और ये प्रोडक्ट, यही होता है। तो इसका स्टेट, इसका स्टेट और इसका स्टेट अगर दोनों क्या हो? सेम हो। दोनों क्या हो? सेम हो, यानी सेम फेज का हो, उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और डिफरेंट फेज का होगा तो क्या कहेंगे उसको? हेट्रोजीनियस, है ना। तो जैसे होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो उसको हम क्या बोल दिए? होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगर दोनों का क्या हो, दोनों अगर गैसियस में ही हो, ठीक है, तो क्या होगा? होमोजीनियस। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सॉलिड में हो तो वहां पे भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस ही होते हैं जनरली, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? दो सॉलिड में भी हो तो क्या बोलते हैं उसको? हेट्रोजीनियस। बट जनरली हम जो देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे गैस और गैस ही यूज किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, तो यानी हमने आपको उस दिन बताया था कि जितने भी गैसियस मिक्सर हैं सब के सब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर। ठीक है, जितने भी गैसियस मिक्सर हैं सबके सब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर। तो लिखोगे क्या? लिखोगे इसमें, इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज क्या होना चाहिए? सेम। लिखोगे इफ द रिएक्टेंट एंड catalyst have same phase, if the reactant and catalyst have same phase, if the reactant and catalyst have same phase, then it is called homogeneous catalyst. Then it is called homogeneous catalyst. If the reactant and catalyst have same phase, then it is called homogeneous catalyst. Then it is called homogeneous catalyst. तो आपके मॉड्यूल में सब लोग मॉड्यूल निकाल लेना, मॉड्यूल में चेक करोगे उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे आपके SO2 2SO2 प्लस O2, देखो यहाँ पे भी गैस, यहाँ पे भी गैस, और कैटलिस्ट देखो क्या यूज किया गया? NO2 गैस। ठीक है, NO गैस या NO2 गैस, यही लिखा है ना। ठीक है, तो देखो गैस 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 तो तीनों क्या होगा? सेम फेज में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। एग्जाम को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट क्या होना चाहिए? सेम फेज होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट क्या होना चाहिए? सेम फेज। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है? CH3 COO C2H5 प्लस H2O, दोनों क्या होता है? लिक्विड लिक्विड ना, लिक्विड लिक्विड। अब यहाँ पे जो हम लोग H प्लस लेते हैं कैटलिस्ट, वो क्या होता है? एक्वस वाटर में होते हैं, है ना। केवल तो H प्लस अलग से होता नहीं, केवल सॉलिड या
तो ये क्या होता है, एक्वस में होते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो तीनों क्या है, सेम फेज में। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉरी होमोजीनियस कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, अगर अगर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों क्या हो, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों क्या हो, सेम फेज में, तो आपको क्या कहें, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, यानी होमोजीनियस जहां पे मिक्सर बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है कि सेम फेज अगर हो तो क्या होता है, होमोजीनियस, अलग अलग फेज हो गया तो हेटेरोजीनियस। सेम चीज यहाँ पे है, अगर कोई कैटलिस्ट को अगर किसी रिएक्टेंट में मिला दें तो वो क्या हो, होमोजीनियस हो उसके साथ, तो क्या होगा, होमोजीनियस कैटलिस्ट वो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख लो CH3 COOH प्लस C2H5OH लिक्विड लिक्विड। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट लिखोगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। सेकेंड लिखोगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट लिखोगे, इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों क्या होगा, डिफरेंट फेज ना। तो लिखोगे if the reactant and catalyst are if the reactant and catalyst are present in different phase, if the reactant and catalyst are present in different phase, then catalyst is called, then that catalyst is called heterogeneous catalyst. Then that catalyst is called heterogeneous catalyst. ठीक है, लिख लिया ना। अगर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेज में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होगा, गैस प्लस H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ Ni क्या है, सॉलिड है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3 गैस, ये क्या होगा, गैस और सॉलिड दोनों अलग अलग फेज में है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखोगे, एक कैटलिस्ट के और नाम लिखोगे, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लिख, ये तो अकॉर्डिंग टू फेज। नेक्स्ट ऐसे लिखोगे कोई विदाउट नंबर, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट।
induced catalyst. Induced catalyst, ठीक है। induced catalyst, induced catalyst क्या होता है बच्चे? अगर जैसे कोई रिएक्शन ना हो रहा, क्या होता है कि अगर हम उसके साथ एक और रिएक्शन करें तो वो क्या होगा, दूसरा भी रिएक्शन उसके साथ होने लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, ठीक है। तो लिखोगे इसमें when one reaction influence the when one reaction influence the when one reaction influence the rate of when one reaction influence the rate of other reaction influence the rate of other reaction, लिख लिए। when one reaction influence the rate of other reaction which does not occur under ordinary condition, which does not occur under ordinary condition, which does not occur under ordinary condition, which does not occur under ordinary condition is called induced catalyst, is called induced catalyst. is called induced catalyst. जैसे आपके उसमें मॉड्यूल में एग्जांपल दिया हुआ है, देखोगे Na2SO3 प्लस half O2 gives Na2SO4, और दूसरा रिएक्शन है आपका उसमें, देखो AsO3 plus half O2 Na2AsO4। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन अगर केवल कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। बट अगर इसी में Na2SO3 को मिला दें तो ये रिएक्शन के साथ साथ ये भी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। बाकी एसिड कैटलिस्ट जो है वो आपका ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें एसिड यूज होगा, ठीक है। आप नेक्स्ट लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। Na2, हाँ बोलो बच्चे क्या? यस आर्सेनिक है ना, 1 मिनट। ओके इसमें
इसका Na2, एक मिनट, इसको हमको चेक करना पड़ेगा, शायद Na2 ही होता है या Na3 होता है। एक मिनट, 1 मिनट लाइन पे रहना। 1 मिनट आप लोग लाइन पे रहोगे। बच्चे Na2AsO4 ही होगा, ठीक है। उसमें मॉड्यूल में मिसप्रिंट है, ठीक है, आपके मॉड्यूल में मिसप्रिंट है, Na2AsO4 ही होगा, ठीक है, उसको सही कर लेना। ठीक है, देखो इंड्यूस कैटलिस्ट में क्या होगा, फिर से मैं समझा रहा हूँ। इंड्यूस कैटलिस्ट में क्या होगा, आपके जो मॉड्यूल में दिया हुआ है यहाँ पे Na3AsO4 दे दिया है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर यहाँ पे Na3 लिखा हुआ है, बात सही है, मैंने भी चेक किया, बट उसमें क्या होगा, Na2AsO4। इंड्यूस कैटलिस्ट होता क्या है, फिर से एक बार देखो। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन अगर अपने विदाउट अदर रिएक्शन वो क्या हो रहा है, ओकर नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें अगर हम दूसरा रिएक्शन उसके साथ साथ करा दें, क्या होता है, वो रिएक्शन हो जाता है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके आगे जाकर के रिएक्शन हो जाता है, और वो एनर्जी फिर क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट किसको बोलेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक अदर रिएक्टेंट को ऐड कर देंगे, एक अदर रिएक्टेंट को ऐड कर देंगे, जिसके साथ साथ वो उस रिएक्शन होने के साथ साथ जो रिएक्शन हमने लिखे हैं उस रिएक्शन भी अगर साथ में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, ठीक है। इंड्यूस कैटलिस्ट क्या होगा कि अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसमें कोई दूसरा रिएजेंट को ऐड कर दे, वो रिएजेंट का रिएक्शन उसके साथ होने के साथ साथ वो जो पहले से रिएक्टेंट था उसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर वे में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पे इस वाले रिएक्शन अगर विदाउट इस रिएक्शन के नहीं होगी, अगर ये रिएक्शन हो रहा है साथ साथ क्या होगा, हेवी रिएक्शन। तो इस वाले को Na2SO3 को हम क्या बोले यहाँ पे, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। Na2SO3 यहाँ पे क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, ठीक है। हाँ, उसका Na(S2O3) होता है, सोडियम आर्सेनेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सोडियम आर्सेनाइट यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइट है, Na2SO3, ठीक है। आगे लिखोगे करेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, characteristic of catalyst, characteristic of catalyst, ठीक है। characteristic of catalyst लिख लोगे पहले, लिखोगे a catalyst remain chemically unaffected, a catalyst remain
chemically unaffected at the end of chemical reaction. At the end of chemical reaction, a catalyst remain chemically unaffected at the end of chemical reaction. देखो इसमें क्या होता है, जिस कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं वो क्या होता है कि केमिकली चेंज नहीं होते। एक्सेप्शन में यहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट वाले में, ठीक है, क्या होता है कि हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कैटलिस्ट यूज जो होता है इन केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में वो क्या होता है, यूज नहीं होता है। मतलब अगर हम H+ लिए हैं तो लास्ट में भी हमें क्या होगा, H+ मिल जाएगा। वो क्या होता है, रिएक्शन में भाग तो लेता है बट यूज नहीं होता है। उसका अमाउंट जितना था पहले से उतना ही अमाउंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखोगे, a catalyst does not initiate reaction. A catalyst does not initiate reaction मतलब कोई रिएक्शन को कैटलिस्ट क्या करता है, इनिशिएट नहीं करता, मतलब उसको स्टार्ट नहीं करता है। उसको क्या करता है, स्टार्ट नहीं करता है। समझ गया? मतलब जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये रिएक्शन हो रहा है तो इसके रिएक्शन को H+ डालने के कारण स्टार्ट नहीं हुआ। पहले से रिएक्शन था, उसका एक्टिवेशन एनर्जी पहले से क्या था, ज्यादा था, लेकिन आफ्टर कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, इसलिए रिएक्शन कंप्लीट हुआ, यानी ये रिएक्शन कन्वर्ट हुआ, बट उसको इनिशिएट नहीं किया। मतलब अगर कोई रिएक्शन जैसे है ए बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्या हुआ, बी क्या क्या ए के साथ रिएक्शन किया, लेकिन H+ या कोई कैटलिस्ट अगर यूज किए तो वो क्या क्या उसको स्टार्ट। जैसे हम क्या करते हैं, माचिस को जलाते हैं, माचिस जलाते हैं तो क्या करता है, फ्रैक्शनल एनर्जी देते हैं, यानी फ्रैक्शनल एनर्जी जो हम जो दिए वो क्या किया, उस माचिस को बर्न करने के लिए हमने इनिशिएशन किया, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है। आज हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे कि कैटलिस्ट किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ओके, चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। सोडियम आर्सेनाइड वाले में एक बार चेक कर लूंगा इस रिएक्शन को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बता देंगे आपको, ठीक है। उसका चलो नेक्स्ट लिखोगे, जनरली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट used for chemical reaction. Generally, small amount of catalyst used for a chemical reaction, मतलब उसको एसिलेट और डी एसिलेट करने के लिए क्या होता है, एक कुछ स्मॉल अमाउंट ही हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट एक चीज देख लेना, कुछ रिएक्शन है जहां पे कैटलिस्ट का जो है उसका कंसंट्रेशन जो है उसके रेट पे डिपेंड करता है, मतलब उसका ऑर्डर कैटलिस्ट पे भी आएगा, ठीक है। तो लिख लेना, जैसे इसमें लिखा हुआ इस सम रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन in some reaction the rate of reaction proportional to concentration of catalyst, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को याद करो, हम लोग लिए थे
H प्लस, तो ऑर्डर क्या आ रहा था 1 फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, याद करो, क्योंकि H2O लिक्विड क्या था एक्सेस अमाउंट। बट यहीं पे अगर हम OH माइनस ले रहे थे, OH माइनस यानी बेसिक मीडियम, ऑर्डर क्या आ रहा था 2, क्योंकि उसमें क्या था OH माइनस जो कैटलिस्ट था उसका भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि कुछ रिएक्शन में क्या होता है कैटलिस्ट का भी रिएक्ट पे इफेक्ट पड़ता है, कैटलिस्ट के कारण कैटलिस्ट को भी ऑर्डर में हम लोग कुछ रिएक्शन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखोगे एक और इसमें, हाँ एक वो इक्विलिब्रियम वाला लिख लो। अ कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट, अ कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अ कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी a catalyst does not affect position of equilibrium, that is equilibrium constant, that is the value of equilibrium constant. A catalyst does not affect the position of equilibrium, position of equilibrium, that is value of equilibrium constant, that is value of equilibrium constant does not change, that is value of equilibrium constant does not change. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सुनोगे आप लोग। ली चैप्टर प्रिंसिपल पढ़े होंगे, ली चैप्टर प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे 11th में। ए से बी कोई इक्विलिब्रियम था, अगर हम इसमें कैटलिस्ट यूज करते थे तो इसके इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था कि नहीं? ना ही ये फॉरवर्ड जाता था ना ही बैकवर्ड, ओनली क्या था रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो रहा था इंक्रीज। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट ड्यू टू कैटलिस्ट इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक चीज ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बाकी दूसरे रेट कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी दोनों पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इसको लिख लो, नेक्स्ट लाइन लिख लोगे, इसी में लिख लेना नेक्स्ट लाइन, इसी में लिख लेना नेक्स्ट लाइन। Catalyst increase the rate of forward and backward, catalyst increase the rate of forward and backward catalyst increase the rate of forward and backward in the same ratio, in the same ratio, in the same ratio, so that catalyst increase the rate of forward and backward in the same ratio, in the same ratio, so that equilibrium constant does not change, so that equilibrium constant does not change, so that equilibrium constant does not change. लिख लिया ना, so that equilibrium constant, हाँ बोलो। सर फिर वो ऐसा रिएक्शन के स्टार्टिंग में क्यों नहीं करता? क्या चीज नहीं समझा मैंने?
कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम एक्सटेंट तक बढ़ाता है ना, तो ऐसा हाँ वो रिएक्शन के स्टार्टिंग में क्यों नहीं जाता? सर एक बार रिपीट करो लास्ट वाला लाइन। लास्ट वाला लाइन देखो बच्चे, मैंने लिखा है कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड in the same ratio so that so that so that rate so that equilibrium constant does not change। अगर हम k equilibrium क्या होता है, k equilibrium क्या होता है, k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड। ठीक है, अगर हम k फॉरवर्ड को कैटलिस्ट ने 2 टाइम्स k फॉरवर्ड कर दिया तो k बैकवर्ड भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स k बैकवर्ड। ओवरऑल क्या हो गया, k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड ही हो गया ना। तो k इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डज नॉट चेंज हुआ। इसने क्या किया, फॉरवर्ड रेट क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड को भी एंड रेट ऑफ बैकवर्ड को भी क्या किया, सेम रेशियो में इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या होगा, k इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ। तो जब इक्विलिब्रियम नहीं है तब ऐसा नहीं होता। नहीं समझ रहे, थोड़ा सा मैसेज करो बच्चे, आपका आवाज थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं आ रहा है। सेंड अ मैसेज। सर मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ इसी पे लिखो व्हाट्सएप पे, फिर इधर से उधर हो जा रहा है, फिर दिक्कत हो रहा है उसको ओपन करने में। आपने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर दो, थोड़ा माइक मतलब पास में ला करके। रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रेट को अगर बढ़ाऊंगा तो वो इक्विलिब्रियम तक ही क्यों रुकेगा, वो तो पहले भी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड को इक्वल कर सकता है। हाँ नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखो बच्चे, यहाँ क्या हुआ, अगर हमने देखो क्या हुआ कि ए और बी दो रिएक्शन है, ठीक है। अगर इनिशियली ए क्या था, ज्यादा था, बी क्या था, कम, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड की और जल्दी से फटाफट जाएगा। अगर ए वन ए है, बी 0 है, आफ्टर टाइम टी क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। इनिशियली तो इक्विलिब्रियम है नहीं, तो ये क्या है, अगर हम कैटलिस्ट यूज कर लिए तो अगर सपोज दैट इसको t इक्वल टू 0 पे ये ए और ये है एट टाइम टी इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। तो जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है, इंक्रीज हो गया। लेकिन लेकिन क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे के इक्विलिब्रियम है, तो आफ्टर कैटलिस्ट भी क्या होगा, के इक्विलिब्रियम होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीज हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैं ये बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। वो केवल ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे भी ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ बैकवर्ड देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम्स के डिवाइड बाय 2 टाइम्स के बी, लेकिन रेशियो क्या आया फाइनली, वही आया, ठीक है। अगर ये 2 ये 1.5 रहता तो रेशियो क्या आ जाता, चेंज, यानी के इक्विलिब्रियम चेंज हुआ। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, के इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं करता, कोई के इक्विलिब्रियम में कोई चेंज ड्यू टू कैटलिस्ट नहीं होता है। वो रेट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन जिस रेट से फॉरवर्ड को इंक्रीज किया उसी रेट से बैकवर्ड को भी इंक्रीज किया, तो ओवरऑल रेशियो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए आप लोग लीचेट प्रिंसिपल में भी पढ़े होंगे, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अंडरस्टूड सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। एक और रह गया भाई, कौन सा था, एक मिनट, मैकेनिज्म से पहले एक और
कैटलिस्ट था वो इम्पोर्टेंट था। एक मिनट थोड़ा सा एक आपके मॉड्यूल में ही होगा। एक मिनट, हाँ एक चीज और लिखना कि मैकेनिज्म से पहले वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। टू इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, टू इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ये आपके इनऑर्गेनिक में भी यूज होंगे, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, आप लोग मॉड्यूल के देखोगे कहाँ पे ये दिया हुआ आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड के जस्ट बाद, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड के जस्ट बाद आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, देख लेना। टू इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट आपके एनसीईआरटी बुक में भी चेक करना, उसमें भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। टू इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, फर्स्ट लिखना एक्टिविटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। सॉलिड कैटलिस्ट पहले में टू इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, फर्स्ट लिखना एक्टिविटी, ठीक है। इसमें लिखोगे द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, the ability of catalyst to accelerate, the ability of catalyst to accelerate chemical reaction, the ability of catalyst to accelerate chemical reaction, to accelerate chemical reaction is called activity of catalyst, is called activity of a catalyst, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखना, नेक्स्ट लाइन लिखना, नेक्स्ट लाइन लिखना कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक, रिपीट सर, ओके रिपीट कर रहा हूं। The ability of a catalyst, the ability of a catalyst to accelerate, the ability of a catalyst to accelerate chemical reaction, to accelerate chemical reaction is called the ability of a catalyst to accelerate chemical reaction is called activity of a catalyst, is called activity of a catalyst, activity of a catalyst। नेक्स्ट लिखोगे catalytic activity, catalytic activity increases from, catalytic activity increases from group 5 to group 11, catalytic activity increases from group 5 to group 11, group 5 to group 11, ठीक है। आगे लिखना, आगे लिखना मेटल विथ maximum activity, metal with maximum activity being shown by, metal with maximum activity being shown by group 7 to 9, group 7 to 9, 7 to 9। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चे, 5 to 11 ग्रुप वाले जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है रेट
को, और 5, 7 to 9 वाले जो है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा मेटल जो होता है 7 to 9 वाले में। इसको याद रखना, आपको काम देगा इनऑर्गेनिक में भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी लिखना, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी में लिखोगे द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट रिएक्शन, the ability of catalyst, the ability of catalyst to direct reaction, to direct reaction, to give particular product, to give particular product is called selectivity of the catalyst. ठीक है, the ability of catalyst to direct reaction, the ability of catalyst to direct reaction to give, the ability, वही रिपीट कर रहा हूं बच्चे, the ability of catalyst, the ability of catalyst to direct reaction, to direct reaction to give, to direct reaction to give particular product, to give particular product, particular product is called selectivity of the catalyst, is called selectivity of the catalyst, selectivity of that catalyst. ठीक है, selectivity of that catalyst लिख लिया ना, selectivity of that catalyst। तो देखो आपके जैसे रिएक्टेंट में जैसे एक ही कैटलिस्ट है, आपके एग्जांपल में कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया हुआ है, आपके मॉड्यूल में देखोगे CO plus 3H2 in the presence of Ni। ठीक है, Ni PT क्या होता है यहाँ पे, CH4 बनता है प्लस H2O बनेगा। ठीक है, प्लस H2। यहीं पे अगर कॉपर ये सब के सब आप लोग क्या करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ये सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर वाला NiPT/PD वाले तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। NiPT/PD ये सब होता है तो क्या करता है, जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है सबको ब्रेक करके क्या करता है, हाइड्रोजन वहां पे अटैच कर देता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O है, इसको ब्रेक करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बनता है, CH4 बनता है। ठीक है, मीथेन गैस। सर और 1 मिनट,
सर ऑटो कैटलिस्ट बच्चे अभी हमने तुरंत बताया था सॉरी ऑटो कैटलिस्ट के बारे में नहीं बताया ना। देखो एक आपके उसमें मॉड्यूल में और भी क्या जैसे कैटलिस्ट है, ऑटो कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट में क्या होगा, H+ जो यूज होगा उसको हमें एसिड कैटलिस्ट कहते हैं। ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है, जैसे कोई रिएक्टेंट बना वही क्या होगा कैटलिस्ट का काम करेगा, जिससे क्या कहो जैसे रिएक्टेंट बना वो क्या होगा कैटलिस्ट का काम किया, वो क्या कर देगा रेट को क्या कर देगा बाद में फास्ट। इनिशियली क्या था स्लो, बाद में क्या हो गया फास्ट, ठीक है। ड्यू टू उसमें जो प्रोडक्ट बना वो क्या है कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ उसमें नहीं है, ठीक है। आगे लिखोगे मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट क्लियर ना। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में कैटलिस्ट करता क्या है कि वो जो रिएक्टेंट वाला जो पार्ट है उसका एक पार्ट को क्या करता है एडजॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अपने सरफेस पे क्या करता है एडजॉर्ब कर लेता है, रिएक्टेंट वाले पार्ट को क्या करता है एडजॉर्ब कर लिया ऑन सरफेस, जिससे क्या होता है उस सरफेस पे एडजॉर्ब करने, जैसे इस पे क्या हुआ रिएक्टेंट को एडजॉर्ब कर लिया, तो वो क्या होगा उसके एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होगा कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। कोई मॉलिक्यूल्स है ए इसमें क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। कैटलिस्ट क्या किया उसको अपने सरफेस पे क्या किया एब्जॉर्ब कर लिया। देन आफ्टर अगर कोई उस पे रिएक्ट करता है यानी फोर्स लगाता है मतलब उससे बॉन्ड बनाता है तो वो क्या होगा बॉन्ड फटाक से बन जाएगा, क्या होगा उसमें क्या होगा मिनिमम एनर्जी लगेगी, यानी जो वंडरवाल फोर्स ऑफ में जो एनर्जी लग रहा था वो क्या हो गया कम हो जाएगा या जीरो हो जाएंगे, है ना। मिनिमम हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ड्यू टू कैटलिस्ट कम होता है, यानी कैटलिस्ट क्या करता है वो अपने क्या करता है वो अपने सरफेस पे रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है कि रिएक्टेंट के बीच जो बॉन्ड लग रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो क्या होता है ब्रेक हो जाता है या वीक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है या वीक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो लग रही थी पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी था वो क्या हो गया कम हो गया, जिससे क्या होता है रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है निगेटिव कैटलिस्ट भी तो है, तो निगेटिव कैटलिस्ट में क्या करेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद अगर क्या हुआ जैसे ये क्या है सरफेस है उसके सरफेस के अंदर क्या हो गया ये एब्जॉर्ब हो गया, जैसे कि ये आपका सरफेस है। अब इसमें क्या हो गया आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट क्या है स्मॉल पार्ट है ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब कोई चीज इस पे जो अटैक करने के लिए आएगा कोई चीज इस पे अटैक करेगा तो वो क्या होगा इस पे अटैक करेगा देन आफ्टर उसको ब्रेक करेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा उस एनर्जी क्या लगा इस कैटलिस्ट को लगा, यूज कर लिया कैटलिस्ट ने उसके एनर्जी को, तो क्या हो गया उसका एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है रिएक्शन क्या होता है स्लो हो जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या हो गया इसको क्या किया जैसे कि आपके उसमें मॉड्यूल में भी बना हुआ है देखोगे जैसे के भी करके है, तो उसने क्या किया
ए और बी को इसने क्या किया, अटैच कर लिया, मतलब सरफेस पे क्या किया, एडजॉर्ब कर लिया। तो इससे क्या होगा, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम यानी वीक हो गए, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, अपने एडजॉर्ब कर लेता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जिससे क्या होता है, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम, देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी क्या डिक्रीजेस, ठीक है। इसी प्रकार आपके नेक्स्ट पार्ट जो है एंजाइम है ना, एंजाइम देखोगे उसमें क्या होता है, एक की लॉक के तरह होते हैं, वो क्या करता है, वो रिएक्टेंट में क्या करता है, एड मतलब रिएक्टेंट क्या होता है, उस की लॉक वाले पॉइंट पे एब्जॉर्ब हो जाता है आराम से, ठीक है। जैसे ही वो आराम से एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा, वो उसके क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काफी कम कर दिया, काफी कम हो जाने से एक्टिवेशन एनर्जी उसमें क्या होता है, काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस कैटलिस्ट वाले में क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो जो वैकेंट जो जगह होंगे उससे क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट का साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब एब्जॉर्ब करेगा उस समय क्या होगा, रिएक्टेंट का साइज क्या होगा, उससे अगर कम है तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज एब्जॉर्ब सरफेस के अंदर बहुत कम होंगे तो रेट ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर उसका साइज फिट बैठ गया, मतलब उसके अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो गए तो क्या होगा, रेट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत ही कम, ठीक है। यानी बॉन्ड जो था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हुआ, काफी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। क्या भेजा, 1 मिनट सर, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, माइक्रोफोन चेक करिए सर, एक्सटेंड 1 सेकंड। ओके बच्चे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर सर फिर से समझे, फिर से समझा रहा हूँ बच्चे, फिर से। देखो इस तरह से समझे, एक एग्जाम्पल की तरह, क्या था, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, है ना, अगर सब में क्या है, सब एक दूसरे का हाथ प्रॉपर्ली नहीं आ देकर तो बाहर निकाल रहा है, क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा सर लगेगा। जोर से बोलो। हेलो, आवाज आ रही है, हेलो सर, वॉल्यूम कम है, 1 मिनट। हेलो, हेलो सर, क्या लिखा है, 1 मिनट देख रहा हूँ। यस सर, माइक्रोफोन आपके पास वाले बंद हो गया है शायद, नहीं चल रहा है बच्चे। एक्चुअल में हो सकता है थोड़ा स्पीड क्या हो, अभी कम है, आवाजें आ रही है, हाँ सर, आ रहा है ना, चलो देखो कैटलिस्ट क्या करता है, सुनोगे, कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे ये कैटलिस्ट है, मान लो ये कैटलिस्ट है, हम एग्जांपल क्या ले रहे थे, जैसे अगर हम 10 बच्चे हैं, 10 पर्सन है, इस तरह के ए,
ये दोनों अटैच है, अटैच है, अटैच है, ये दोनों एक दूसरे के। अगर ये इसको ए को हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसके बीच और इसके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। कैटलिस्ट क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ऑन सरफेस। सरफेस पे क्या होगा, गैप होता है ना। इस सरफेस में जो गैप हुआ, या दो एटम के बीच जो यहाँ पे वाइड होंगे, हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे, वाइड जो खाली स्थान होंगे, उसमें अगर इस मॉलिक्यूल्स का साइज इस वाइड के साइज से क्या कम होगा, तो उसमें क्या कर लेगा, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कर लेने के बाद क्या होगा, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब क्या हुआ कि अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट के बीच जो है इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अब क्या होगा कि इसको जो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड था वो क्या हो गया, अब रिक्वायर्ड नहीं होगी, है ना। या तो ब्रेक हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो जितना कम हुआ एनर्जी, उतना क्या हुआ, हमें एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होगा, उतना एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। उतना कम एनर्जी होने से क्या होगा, अगर तो प्रोडक्ट जो बी जो उससे रिएक्शन करेगा उसको क्या करेगा, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिससे क्या होगा कि रिएक्शन फास्ट हो जाता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, स्लो। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, और ए के बीच क्या हो गया, वो क्या हो गया, वीक हो गया, ठीक है। वीक होने से क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, कम हो गए। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से क्या हुआ, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इनिशियली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कम हो जाते हैं, रेट क्या हो जाता है, फास्ट। देन आफ्टर रिएक्शन वो क्या करता है, डिसॉर्प्शन करता है, मतलब क्या करता है, डिसॉल्व करता है, ठीक है। इनिशियली एब्जॉर्ब करते हैं, बाद में क्या होता है, डिसॉल्व, जिससे क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है, हो सकता है, तो हम लोग शाम में 4:30, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स बचा हुआ है, इसका मैकेनिज्म लिखा देंगे, ठीक है, और ZSM5 का बारे में बता देंगे और इंजाइम के बारे में बता देंगे। इंजाइम कैटलिस्ट के बारे में, इंजाइम कैटलिस्ट क्या करता है, वो भी क्या करता है, काफी रेट फास्ट कर देता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सा कन्वर्जन होता है, एनसीईआरटी में नीचे में जो देखोगे कैटलिस्ट के बारे में लिखा होगा, कौन सा रिएक्शन में, हैवर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, अलग अलग जो लिखा हुआ है उसको क्या करना है, याद कर लेना है, बस इतना सा कर लेंगे, ये क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग इन इवनिंग एट 4:30 आज हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। यस बच्चे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करोगे, अभी टाइम है ना, आप लोग क्या करना, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसको कर लेना, और इंजाइम वाला कैटलिस्ट का भी मैकेनिज्म देख लेना, उसमें की वाले उसके डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसको अच्छे तरह से देख लेना, जिससे क्या होगा, 4:30 हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, 4 o'clock, 4:30 नहीं 4 o'clock रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 4:30 ज्यादा लेट हो जाता है, 4 o'clock हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन हमने आपको 50 क्वेश्चन सेंड किए हैं उसको फिर डिस्कशन कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। और आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, क्योंकि मंडे को जो एग्जाम होगा आपको मालूम ही है, मॉड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम 4:30 देखते हैं, ठीक है बच्चे। सर डाउट क्लास या एक्स्ट्रा क्लास प्लस डाउट क्लास बोथ, स्टार्टिंग में
एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगा, मतलब जो बचा हुआ सिलेबस है इंजाइम के बारे में और इस मैकेनिज्म के बारे में देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में भी बता देंगे। देन आफ्टर जो है डाउट क्लास हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डाउट क्लास लोग कर लेंगे। जिसको जिसको डाउट होगा उसके बाद वो प्रेजेंट रहेंगे, जिसको डाउट नहीं रहेगा वो लीव कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, बचा हुआ पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर क्या होगा, डाउट क्लास, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म है और इंजाइम है मेन आपका, इसमें जो इवनिंग वाले में है मैकेनिज्म एंड इंजाइम ऑफ मैकेनिज्म, उसमें भी, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन।